नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में कि हमारे जो दिमाग का सिस्टम होता है जिसे नर्वस सिस्टम बोलते हैं वो किस तरह से होता है। हमारे ब्रेन का सिस्टम जिसे तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तो हमारा जो ब्रेन है उसको कवर करके बाहर से चमड़ी होती है, उसके अंदर एक हड्डियों का ढांचा होता है जो 8 हड्डियां मिलके बनी होती है। इतनी 8 हड्डियां, जिसके 8 हड्डियों का ये ढांचा होता है जिसे क्रेनियम नाम की हड्डी ने ढक के कवर करके रखा होता है। क्या कौन सी हड्डी, आपने ध्यान से याद रखना, क्रेनियम। क्रेनियम नाम की एक हड्डी होती है जो 8 हड्डियों का ग्रुप होता है। उसने हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को कवर करके रखा होता है, कहीं बाहर से फूटे ना, उसको रक्षा कवच देने का काम करता है। और ये जो ज्वाइंट होते हैं, इस हड्डियों के ज्वाइंट होते हैं, उसे फाइब्रस ज्वाइंट कहते हैं, यानी रेशेदार। फाइबर क्या होता है? रेशेदार जोड़ कहा जाता है। और उसके अंदर जो हड्डी होती है उसके अंदर जो हमारा ब्रेन है एक झिल्ली में बंद होता है, एक थैली में बंद होता है, एक थैली में जिसे मेनिन जॉइंट कहते हैं, जो एक प्लास्टिक की थैली की तरह, क्या बोलते हैं उसको? मेनिन जॉइंट, जो एक प्लास्टिक की थैली की तरह होती है, जो हमारे ब्रेन को अंदर से कवर करके रखती है। अंदर, उसके अंदर लिफाफे जैसे ब्रेन फिर उसमें बंद होता है, ताकि जो ब्रेन है वो हड्डी के साथ ना टच हो, हड्डी के साथ टच ना हो। और हड्डी के साथ अगर टच हो जाए तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो नर्वस सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम किसी चीज को, जैसे कोई सिस्टम होता है तो उसमें अगर कोई कमी हो जाती है, कोई चीज निकाल लेते हैं, जैसे कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर भी बोलचाल का एक क्या होता है? सिस्टम होता है। तो सिस्टम उसको बोलते हैं जो पूरा स्टाफ होता है। तो जो कंप्यूटर होता है उसमें अगर माउस हटा दिया जाए तो कुछ कमी आ जाएगी, अगर उससे कुछ सीपीयू हटा दिया जाए तो कुछ कमी आ जाएगी, एलसीडी को हटा दिया कुछ, तो उसके जो पार्ट हैं उसको अलग कर दिया जाए, जो पार्ट, तो उस सब पार्टों को क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं तो ये एक झिल्ली, प्लास्टिक की झिल्ली जैसी में बंद होता है ब्रेन, जिसे उस झिल्ली को क्या कहते हैं? मेनिन जॉइंट कहते हैं। उसके बाद जो ब्रेन का हमारे वजन होता है, इंसानी ब्रेन का, जो इंसान है उसके ब्रेन का वजन लगभग 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक हो सकता है। कितना? 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक हो सकता है। अगर जो झिल्ली है, झिल्ली में कोई चोट लग जाए या झिल्ली में कोई डिस्टर्बेशन हो जाए तो उससे मेनिनजाइटिस नाम की कोई बीमारी हो सकती है, हमारी झिल्ली में लगने के कारण। अगर ऊपर से लगती है तो अंदर ब्रेन में लग जाती है, तो झिल्ली में लग जाती है, तो उससे ये बीमारी हो सकती है, मेनिनजाइटिस की नाम की कोई बीमारी हो सकती है। तो जो ब्रेन है हमारा वो न्यूरॉन सेल से बना होता है। अब अंदर, झिल्ली के अंदर की बात करते हैं, तो जो हमारा ब्रेन है, जो दिमाग है, वो न्यूरॉन से बना होता है। जो हमारे न्यूरॉन सेल है जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं, तो उससे बना होता है। अब ब्रेन में हमारे जो न्यूरॉन है, तो पिछले मैंने वीडियो में जो कोशिका चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता है। न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता है क्योंकि वहां पे कोशिका विभाजन नहीं हो सकता है। तो अब कोशिका विभाजन नहीं होता है तो हमारे ब्रेन में कोई कैंसर भी नहीं होता है, क्योंकि कैंसर जो है वो अतिरिक्त सेल डिवीजन की वजह से होता है, अतिरिक्त कोशिका विभाजन की वजह से होता है, एक्स्ट्रा सेल डिवीजन की वजह से होता है। तो हमारे ब्रेन में फिर ब्रेन ट्यूमर, आप कई बार देखा है, सुना है कि ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो जब कोशिका विभाजन नहीं होता है तो ब्रेन ट्यूमर कहां से आ गया? लेकिन मैं आपको बताता हूं, जो ब्रेन ट्यूमर है वो कैसे होता है। हमारे ब्रेन में 90% जो है हमारा ब्रेन वो न्यूरॉन सेल से बना होता है, लेकिन जो 10% है वो हमारे गिलियल सेल पाए जाते हैं। उसमें क्या पाए जाते हैं? गिलियल सेल। हमारे न्यूरॉन में 10% होता है केवल, उसमें गिलियल सेल पाए जाते हैं, और उस गिलियल सेल में सेंट्रोजोम पाया जाता है। और आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि सेंट्रोजोम जो है वो कोशिका विभाजन करता है, यानी सेल डिवीजन का काम जो है वो सेंट्रोजोम करता है। तो अतिरिक्त कोशिका विभाजन की वजह से, एक्स्ट्रा सेल डिवीजन की वजह से हमारे दिमाग में ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। और हमारा दिमाग इतना नाजुक होता है कि जो ब्रेन ट्यूमर है ये कैंसर का फर्स्ट स्टेज होती है। दिमाग के कैंसर की क्या होती है? फर्स्ट स्टेज होती है।
लेकिन ब्रेन ट्यूमर में फर्स्ट स्टेज में ही आदमी को ये मार डालता है कैंसर। ये जब कैंसर हो जाता है ब्रेन ट्यूमर तो ये फर्स्ट स्टेज में ही मार देता है। दूसरे जो बॉडी में कैंसर होता है, आपने सुना ये भाई ये फर्स्ट स्टेज में है, ये सेकंड स्टेज में है, ये थर्ड स्टेज में है। तो जो ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो वो फर्स्ट स्टेज में ही आदमी को मार देता है, क्योंकि हमारा दिमाग इतना नाजुक होता है कि ये ब्रेन ट्यूमर जो हमारे दिमाग का कैंसर होता है, ब्रेन कैंसर तक पहुंचने की नौबत ही नहीं देता है। तो यहां तक आपको आई होप समझ आ गया होगा। उसके बाद जो कोशिका होती है हमारी न्यूरॉन, वो इस तरह से होती है, इस तरह से चित्र होता है उस कोशिका का इस तरह से चित्र होता है। तो ये जोड़ है, जो कोशिका का जो जोड़ होता है इसको बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन। इसकी जो लंबाई होती है कोशिका की लंबाई को साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्स। लेकिन ये एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती है, जो इसके जोड़ हैं वो एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। अब जुड़े नहीं होते हैं तो सिग्नल कैसे पहुंचता है? तो मैं आपको बताता हूं, इसको सिग्नल पहुंचाने या इसके जुड़ने में जो सहायता करता है वो सोडियम होता है। इसके बीच में कहां होता है? यहां ये जोड़ है तो इसके बीच में यहां सोडियम पाया जाता है, जो कि सिग्नल देने का, इसको जोड़ने का, आदान प्रदान का काम कौन करता है? ये सोडियम करता है। अब कई बार हमारा ज्यादा पसीना निकल जाता है, हम ज्यादा काम कर लेते हैं, धूप में काम कर लेते हैं, तो सोडियम हमारा पसीने के रास्ते, आपको पता है हमारे पसीने से सोडियम निकलता है क्योंकि वो नमकीन होता है। तो नमक में क्या? NaCl पाया जाता है, तो वो बाहर निकल जाता है और हमें धूप में चक्कर आने लगते हैं। अब चक्कर आने लगते हैं, शरीर में कमजोरी महसूस होती है, आदमी गिर जाता है। फिर क्या करते हैं दूसरे रिश्तेदार उसको मिलके, अब चीनी लाओ, चीनी और नमक का घोल पिला दो, तो उसको चीनी मिला देते हैं, पानी में चीनी को मिलाया, उसको पिला दिया, तो चीनी और पानी मिलाने से ग्लूकोज बनता है, तो उस शरीर में उसकी ऊर्जा आ जाएगी। अब जो सोडियम की कमी है उसके लिए क्या करते हैं? नमक मिला देते हैं, चीनी और नमक, बोलते हैं कि भाई चीनी और नमक का घोल पिलाओ, इसको चक्कर आए तो ठीक हो जाएगा। तो क्या पानी की कमी हो गई है तो इसको चीनी और नमक का घोल पिलाओ। तो नमक में क्या पाया जाता है? NaCl पाया जाता है। तो जब नमक हमारे शरीर में पहुंचता है तो वो सोडियम की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है, इससे आदमी थोड़ा ठीक हो जाता है, उससे नॉर्मल हो जाता है। और उसके बाद जो पानी की कमी होती है, जिसे क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो जो पानी की कमी है वो भी पूरी हो जाती है, चक्कर आने भी बंद हो जाते हैं। तो आई होप यहां तक आपको पूरा समझ आ गया होगा। इस तरह से होता है हमारा ब्रेन। ये जो है ब्रेन इस तरह से होता है। अब ब्रेन को भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में क्या बांटा गया है? पहले होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। अब पहले अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं। तो अब अग्र मस्तिष्क में सबसे पहले क्या आता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है? हमारे ब्रेन में 66% जो है सेरिब्रम पाया जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा हमारे ब्रेन में सेरिब्रम की होती है। सेरिब्रम क्या करता है? सेरिब्रम जिसका तेज होता है वो पढ़ने, आपने देखा कोई लड़का पढ़ने में तेज होता है, कोई लड़की पढ़ने में तेज होती है, उसका सेरिब्रम जो है वो स्ट्रांग होता है, एक बार पढ़ाओ याद हो जाता है, उसकी स्मरण शक्ति जो है वो बड़ी तेज होती है, वो ज्यादा देर तक याद रख सकता है। जिसका सेरिब्रम तेज होता है ज्यादा देर तक याद रख सकता है। और क्या होता है? वो जिज्ञासु होता है। दूसरा, और जानने की इच्छा या ज्यादा पढ़ने की इच्छा, उसे जिज्ञासु कहते हैं। तो जो सेरिब्रम जिसका स्ट्रांग होता है, उस तरह की जो हरकतें हैं उस आदमी के शरीर में होती है। अब जिसका सेरिब्रम कमजोर होता है, सेरिब्रम अगर कमजोर होता है किसी आदमी का, तो वो किसी को पहचानता भी नहीं है। जैसे आपने देखा कि एक्सीडेंट होता है तो दिमाग में लगी होती है, उसका सेरिब्रम हिल गया होता है, तो अगर कोई रिश्तेदार नजदीक जाता है तो उसको पहचानता नहीं, अरे भाई कौन है तू, कहां से? हाँ मैंने शायद आपको देखा है। या फिर कई का सेरिब्रम ऐसा कमजोर होता है कि अगर कोई आदमी मिलता है, अरे भाई ऐसा लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, अच्छा तो तू मेरी फूफा का लड़का हो सकता है। तो उनका सेरिब्रम जो है वो कमजोर होता है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सेरिब्रम की वजह से होती है। तो मैं आपको बताने के लिए ये बोल रहा हूं, जो इस तरह की घटनाएं वो किससे होती है? सेरिब्रम की वजह से। उसके बाद अग्र मस्तिष्क में क्या पाया जाता है? थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? जो बाहरी वातावरण होता है, बाहरी वातावरण का आभास दिलाता है थैलेमस।
बाहर से मेरे को ठंडी लग रही है तो बताएगा थैलेमस, अरे भाई ठंडी लग रही है, बाहर की गर्मी लग रही है तो थैलेमस बताएगा। अगर मेरे को आप मारेंगे तो थैलेमस बताएगा कि बाहर से मारा है, किसी ने काटा है, बाहर से कोई मक्खी बैठी है। तो ये क्या करता है थैलेमस, जो बाहरी वातावरण है, बाहर की प्रक्रिया जो होती है उसको थैलेमस उसका आभास दिलाता है। उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आपको बताता हूं। हाइपोथैलेमस जो अंदर की प्रक्रिया है, जो अंदर का आभास है वो दिलाता है। जैसे अंदर कोई पेट दुख रहा है तो थैलेमस बताएगा, अंदर कोई दर्द हो रहा है वो थैलेमस बताएगा। जो अंदर की फीलिंग है उसको कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस। अब कई गुस्सैले होते हैं लोग, गुस्सा ज्यादा करते हैं, जिनका थैलेमस स्ट्रोंग होता है वो ज्यादा गुस्सा करते हैं, जिसका कमजोर होता है वो कम गुस्सा करते हैं। उसके जो थैलेमस होता है वो भूख और प्यास का भी आभास कराता है। अगर आपको भूख लगी है तो ब्रेन को सिग्नल देगा, भाई पेट में खाना कम हो गया है, इसको कुछ ना कुछ तो दे, खिला इसको। तो उसका आभास जो वो थैलेमस कराता है। प्यार का आभास भी थैलेमस कराता है, आपका किसी पे अट्रैक्ट होना ये थैलेमस की वजह से होता है। आप पढ़ रहे हैं, दिमाग ना, अरे वो आ गई, अच्छा वो आ गई, वो कौन जा रही है, वहां किताब में छोड़ देगा। तो थैलेमस, एक बात और मैं बता दूं, जो मेल होते हैं, वैज्ञानिकों का कहना है कि मेल में जो हाइपोथैलेमस है वो ज्यादा होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। जो फीमेल होती है उनमें जो हाइपोथैलेमस है वो कम होता है। अगर काम कर रहे हैं तो बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, कोई लड़की बगल में, जब दो चार दोस्त बैठे तो हर कोई देखने लगे, अच्छा जा रही, तो उनकी गलती नहीं है, वो थैलेमस स्ट्रांग होता है उनका। अगर लड़की बैठी अपना काम करे, उसके बगल में सुनील सेठी जाए, सलमान खान जाए, कोई कोई भी हीरो निकल जाए तो उसको फर्क नहीं होता है, क्योंकि उसका थैलेमस जो है वो हाइपोथैलेमस जो है वो नियंत्रण में होता है। और लड़कों का ये हाइपोथैलेमस जो है ये नियंत्रण में नहीं होता है। जो जेंट्स होते हैं उनका हाइपोथैलेमस जो है वो नियंत्रण में नहीं होता। तो खासकर मैं स्टूडेंट को बताता हूं कि जो आपका हाइपोथैलेमस है उसको जरा धीरे कंट्रोल से रखिए। तो इसको कंट्रोल में रखने के भी कई उपाय हैं। जैसे आपने देखा होगा जो ऋषि मुनि हैं वो क्या करते हैं, ये भोजन से भी उत्तेजना बढ़ती है इसकी। जैसे हम भोजन करते हैं, उत्तेजन वाला भोजन, तीखा, खट्टा, मिर्ची वाला, तेल वाला, तलवा, इससे जो हाइपोथैलेमस है जो है वो बढ़ता है, वो कम नहीं होता है। तो आपने देखा है ऋषि मुनि क्या करते हैं, साधु महात्मा क्या करते हैं, वो फल फ्रूट सादा भोजन खाते हैं ताकि उनका जो थैलेमस है वो कंट्रोल रहे, वो इन्नीस यहाँ वहां चक्कर पकड़ ना करे। इसलिए हाइपोथैलेमस कंट्रोल करने के लिए उनका जो आहार होता है वो भी सात्विकी होता है। और हाइपोथैलेमस राजसी भोजन के कारण ही उत्तेजन करता है। तो अगर आप 19-11 कर देते हैं वो हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो भोजन है वो सादा और नॉर्मल होना चाहिए। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या आता है कि मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क में क्या होता है, कार्पोरा। क्या होता है, कार्पोरा। अब कार्पोरा क्या काम करता है उसके बारे में आपको बताता हूं। कार्पोरा देखने और जो आंखें देखती है और कान सुनते हैं, तो वो सिग्नल कहां भेजते हैं, कार्पोरा के पास। कार्पोरा कहां भेज देता है, ब्रेन के पास। ब्रेन के पास भेज देता है सिग्नल। अब ब्रेन जो है वो सिग्नल देता है अपने नौकर, जो ब्रेन होता है वो तो कंट्रोल करता है, उसका नौकर होता है एक बहुत महत्वपूर्ण, जो मैंने यहां पर आपको बताया, सेरिब्रम। सेरिब्रम को बोलता है, अरे भाई देख ये कौन जा रहा है। जो आंखों ने देखा उसने कहा सिग्नल दिया, कार्पोरा को। कार्पोरा ने कहा सिग्नल दिया, ब्रेन को। और ब्रेन ने आदेश दिया किसको, सेरिब्रम को, अरे देख ये कौन जा रहा है, पहचान, ये कौन, अच्छा पप्पू है ये, ठीक है अपना दोस्त है पप्पू। तो इस तरह से जो कार्पोरा है उसका काम क्या होता है, ये देखने और सुनने का जो नियंत्रण है वो कार्पोरा जो है वो सिग्नल देता है। उसके बाद आता है सेरिब्रम। अब सेरिब्रल क्या करता है, सेरिब्रल जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को जोड़ने का काम करता है। तो ये जो सेरिब्रल क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में जोड़ता है, उनका कनेक्शन जो है वो आपस में जोड़ता है। ब्रेन बिजी होता है तो वो स्पाइनल कॉर्ड को बोलता है कि आप अब संभालो,
तो अब बैठे होते हैं, कोई दोस्त आता है, पढ़ रहे होते हैं, तो पीछे से हाथ लगाते हैं, तो हम एकदम डर जाते हैं। तो पीछे जब मुड़ के देखता है आदमी, जब मुड़ के देखता है तो देखता है तो एकदम जो कंट्रोल में ले लेता है ब्रेन, अरे ये तो अपना दोस्त है, कोई बात नहीं। तो ये क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक साथ जोड़ता है। कौन? सेरिब्रल। उसके बाद एक और पार्ट आता है, उसके बाद सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, शरीर में बैलेंस बनाने का काम करता है। क्या करता है? शरीर में बैलेंस बनाने का काम करता है। आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है, जब कोई छोटा बच्चा होता है तो वो कैसे चलता है, आराम आराम से पैर रखता है, कभी गिर जाता है, कभी फिर खड़ा हो जाता है। तो उसका जो सेरिब्रल है, सेरिबेलम है, वो विकसित नहीं होता है, तो इस वजह से वो चल नहीं पाता है। अब हम हैं, जैसे चल पा रहे हैं, पैर पूरा टिका के चल रहे हैं, शरीर का बैलेंस बना के चल रहे हैं। अगर छोटी जगह होगी, कंजेस्टेड जगह से, तो हम बिल्कुल आराम से निकल जाएंगे। तो हम अपना शरीर का बैलेंस बना के चलते हैं। जैसे सर्कस में आपने देखा होगा वहां पर रस्सियों के ऊपर, रस्सी के ऊपर भी, एक सिंगल रस्सी के ऊपर भी चलते हैं। वो तो पशुओं को भी रस्सी के ऊपर से चला लेते हैं। तो जो सेरिबेलम होता है उनका, वो स्ट्रोंग होता है। अब जैसे कोई पेड़ पर चढ़ जाता है, कोई नहीं चढ़ता है। जिसका सेरिबेलम डाउन होता है वो नहीं चढ़ पाता पेड़ पर, जिसका स्ट्रोंग होता है वो चढ़ जाता है। और जो शराबी होते हैं, आपने देखा शराबी कैसे लड़खड़ा के चलते हैं, लड़खड़ा के चलते हैं, तो जो उनका सेरिबेलम है वो नियंत्रण में नहीं होता है। उनके पांव एक जगह नहीं टिकते हैं। वो दिमाग से होता है, वो कई पांव से नहीं होता है, हाथ से नहीं होता है। जो दिमाग होता है, सेरिबेलम होता है, वो कंट्रोल में नहीं होता है। इस वजह से शराबी जो है वो लड़खड़ा के चलता है। उसके बाद आता है मेड्यूला। मेड्यूला और अबलंगाटा, ये दो चीजें यहां मैंने बताई है, मेडुला और अबलंगाटा। मेड्यूला क्या करता है, ये कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दो प्रक्रियाएं होती है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक होता है किसी चीज को तोड़ना, और एनाबॉलिक होता है किसी चीज को जोड़ना। जैसे एनाबॉलिक क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बनाता है, 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को एनाबॉलिक कहते हैं। अब कैटाबॉलिक क्या होता है, कैटाबॉलिक हम कोई चीज खाते हैं, हमारे पेट में चली जाती है, तो क्या हम कोई उसको बाहर से कंट्रोल से पचाते हैं, या किसी रिमोट से पचाते हैं, या कोई ऐसा सिस्टम है, कोई कीपैड है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अंदर वो भोजन पच जाता है, पच जाता है, तो उसको कैटाबॉलिक होते हैं। तोड़ने की प्रक्रिया को कैटाबॉलिक कहते हैं। अब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक मिलके क्या बनता है, मेटाबॉलिक। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक जब मिल जाता है तो ये मेटाबॉलिक बन जाता है। और मेटाबॉलिक की वजह से जो ये मेड्यूला है, मेड्यूला क्या करता है, हमारे पाचन, आदमी जो शरीर का पाचन भोजन होता है उसको पचाने में मदद करता है। सांस को अच्छी तरह लेने में मदद करता है, क्योंकि सांस भी अंदर जाती है तो वो टूट जाती है, टूट के ही बनती है। वो एक कैटाबॉलिक प्रक्रिया है। अब किसी का मेडुला कमजोर है तो आदमी को खाना नहीं पचता है। वो फर्क कहाँ है, दिमाग में। खाना कहाँ नहीं पच रहा है, पेट में। तो वो मेडुला की वजह से होता है। आप समझ रहे हैं कि मेडुला की वजह से होता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है मेडुला की वजह से। तो यहां तक आपको समझ आ गया। उसके बाद सेकंड ब्रेन, हमारा सेकंड ब्रेन क्या है, जो स्पाइनल कोड है उसको हम दूसरा ब्रेन भी बोलते हैं, सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं स्पाइनल कोड को। इसको हिंदी में मेरू रज्जु बोलते हैं। ये एक धागा नुमा एक तार जैसी होती है नीचे को। अब जो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, वो किस में होता है, हड्डी में, बीच 8 हड्डियों के ढांचे के बीच में होता है, जिसे क्रेनियम हड्डी होती है उसके बीच में होता है। और जो ये मेरू रज्जु है, यानी जो स्पाइनल कोड है, ये हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच में से धागा निकला होता है और हमारी कमर तक होता है। ये सेकंड ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें अचानक से, पीछे मैंने बताया, सडनली कोई छेड़ता है तो करंट जैसा पैदा हो जाता है, आदमी डर जाता है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्स एक्शन। एकदम डर जाना, एकदम चुस्त हो जाना, एकदम अलर्ट मोड पे हो जाना, तो इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। उसके बाद बता दूं मैं आपको, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम अब आगे 3 भागों में और बताया गया है। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। इसमें क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। इस भाग में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। और जो मध्य ये परिधीय तंत्रिका तंत्र है, परिधि क्या होती है, बाहर का, परिधि बाहर का, जो बाहर का होता है उसमें क्या आता है, ब्रेन की जो 12 नसें होती है, ब्रेन से कितनी नसें निकलती है, 12, और स्पाइनल कोड से कितनी नसें निकलती है, 31। ये 12 जोड़ी नसें निकलती है और स्पाइनल कोड से 31 जोड़ी नसें निकलती है, यानी 62 निकलती है स्पाइनल कोड से, और ब्रेन से निकलती है 12 जोड़ी, 24 नसें निकलती है। तो इनको मिलाकर जो है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र बनता है। उसके बाद आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसमें जो घटना होती है वो ऑटोमेटिक होती है, ऑटोमेटिक घटना होती है। तो जो ब्रेन होता है, ब्रेन की कितनी नसें होती है, 12 जोड़ी नसें होती है। उन 12 जोड़ियों नसों में से कुछ नसें, आप समझ रहे हैं ना, 12 जोड़ी नसों में से ब्रेन की कुछ नसें और स्पाइनल कोड की 31 जोड़ी नसों में से कुछ नसों को मिलाकर क्या ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बनता है। ये जो प्रक्रिया है ये ऑटोनॉमस होती है, मतलब ऑटोमेटिक टाइप की होती है, इसलिए इसको ऑटोनॉमस या अनुकंपीय प्रक्रिया बोलते हैं। अनुकंपीय और परा अनुकंपीय, मैं इसके बारे में बताता हूं। जब आदमी कहीं अकेले में बैठा होता, आप इमेजिन करो आप कहीं छत पे बैठे हैं, छत पे बैठे हैं, लेंटर पे ऊपर बैठे हैं, कोठे पे, छत पे बैठे हैं, अंधेरे में बैठे हैं। तो 1-2 बज गया रात को, अब 2 बज गए हैं, आप किसी काम से गए हैं या वहां पे कोई स्टडी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या किसी का वेट कर रहे हैं, आप बैठे तो अचानक किसी के कदमों की आहट आपको सुनाई देती है, कदमों की आहट सुनाई देती है, तो आपको अचानक ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस सर्विस जो ये नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा। स्पाइनल कोड की कुछ नसें जो है और ब्रेन के कुछ नसें जो वो अलर्ट हो जाएंगी। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी आंखें आदमी की बड़ी बड़ी हो जाएंगी, बाल खड़े हो जाएंगे, रोम रोम खड़ा हो जाएगा, पसीना आ जाएगा, गले में लार बनना बंद हो जाएगी, गला सूख जाएगा, आप पूरी तरह से डर जाएंगे, आंखें बड़ी बड़ी करके अब पता नहीं क्या कौन आ गया, भूत आ गया। तो इस तरह की प्रक्रिया क्या होती है, अनुकंपीय प्रक्रिया होती है। फिर क्या होता है, जब कोई नजदीक आ जाता है, देखते हैं अरे कौन भूत है कि क्या है, आपको डर लग रहा है इतना कि आप कांप गए हैं, आपको ये लग रहा है कि आज मेरी जिंदगी का जो है समापन हो ही जाएगा। तो इतने में कोई आ जाता है आपके, ओ अरे ये तो अपने वाली है, आओ बैठो बैठो बैठो, चाय पिलाता हूँ, ठंडा पिलाता हूँ। तो आप जब कंट्रोल में हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, परा अनुकंपीय। ऐसी घटना को फिर क्या कहेंगे, परा अनुकंपीय। जब उतावले हो जाएंगे, डर जाएंगे तो अनुकंपीय, जब शांत हो जाएंगे तो परा अनुकंपीय। तो ये जो नर्वस सिस्टम है, वैसे तो हर पार्ट, इंसान की बॉडी का हर पार्ट अपनी जगह एक राजा के टाइप का होता है, एक राजा होता है वो, लेकिन जो ब्रेन है वो सबसे अहमियत चीज होती है, क्योंकि ब्रेन से आदमी पागल हो जाता है, ब्रेन से आदमी हर चीज, मतलब वो पूरी बॉडी का कंट्रोल खो बैठता है। तो इसलिए जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही जरूरी होता है। तो मैंने नर्वस सिस्टम के बारे में आपको बता दिया, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।